तो आज हम बात करने वाले हैं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म को भी मात दे दे। ये कहानी है समंदर की गहराइयों में खेले गए एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम की, एक चूहे बिल्ली का खेल, एक शिकारी और उसके शिकार के बीच। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो इस समंदर की बिसात पर दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ भारत का गौरव, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ था शिकारी, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी। और गाजी का मिशन सिर्फ एक, विक्रांत को ढूंढो और उसे समंदर की तह में भेज दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिकार इतना जरूरी क्यों था? मतलब एक पनडुब्बी का शिकार एक देश की किस्मत की चाबी कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस संकट को समझना होगा जिसने इस पूरी लड़ाई की आग भड़काई थी। तो देखिए, बात है 1971 की शुरुआत की। उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की वजह से लाखों की तादाद में शरणार्थी बॉर्डर पार करके भारत आ रहे थे और जाहिर है भारत पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। तो जब कोई और रास्ता नहीं दिखा, भारत ने सैन्य हस्तक्षेप का मन बना लिया और यहीं से इस बड़े नौसैनिक टकराव की नींव पड़ी। अब सीधे सीधे जंग में कूदने से पहले भारत ने एक बहुत ही खुफिया ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन एक्स। इस मिशन में मुक्ति वाहिनी के कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी गई। और ये कमांडोज क्या करते थे? ये लोग पानी के अंदर से रात के अंधेरे में पाकिस्तानी जहाज़ों तक पहुंचते, उन पर मैग्नेटिक माइंस चिपकाते और बूम, एक एक करके पाकिस्तानी सप्लाई जहाज डूबने लगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और इन खुफिया हमलों से पाकिस्तान एकदम बौखला गया। उन्हें ये बात साफ समझ आ गई थी कि जब तक भारत का सबसे बड़ा इक्का आईएनएस विक्रांत समंदर में मौजूद है, तब तक वो पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकते। तो उनके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी कीमत पर विक्रांत को डुबोना। और बस यहीं से शुरू होती है भारतीय नौसेना की एक ऐसी जबरदस्त योजना जो दिमाग चकरा दे। सोचिए जरा, सवाल क्या था? सवाल ये था कि एक पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को, एक तैरते हुए शहर को, आखिर दुश्मन की नजरों से छिपाया कैसे जाए। अब देखिए, आईएनएस विक्रांत जितना ताकतवर था, उसमें कुछ कमजोरियां भी थीं। मतलब उसके कुछ बेहद जरूरी हिस्से जैसे एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट खराब थे और उनकी मरम्मत में सालों लग सकते थे। लेकिन इंडियन नेवी की लीडरशिप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, एक आंख वाला राजा भी राजा ही होता है, ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तो भारतीय नौसेना ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें कई परतें थीं। बहुत ही शानदार योजना। स्टेप 1, असली विक्रांत को चुपके से अंडमान भेजकर छिपा दिया गया। स्टेप 2, मद्रास से धड़ाधड़ फर्जी रेडियो सिग्नल भेजे जाने लगे ताकि लगे कि विक्रांत तो वहीं है। स्टेप 3, विशाखापत्तनम के पोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से भारी भरकम राशन का ऑर्डर दे दिया गया। और सबसे बड़ा दाव, स्टेप 4, आईएनएस राजपूत नाम के एक पुराने जहाज को विक्रांत का बहरूपिया बनाकर समंदर में उतार दिया गया। और जानते हैं क्या हुआ? ये जबरदस्त प्लान काम कर गया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इस बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इस धोखे पर पक्का यकीन तब हुआ जब एक पश्चिमी देश के जासूसी विमान ने तकनीकी खराबी का बहाना बनाया, मद्रास में इमरजेंसी लैंडिंग की और वहां से खबर भेज दी कि हाँ, विक्रांत यहीं है। बस उन्हें लगा कि शिकार हाथ लग गया। और इसी फर्जी खुफिया जानकारी के आधार पर पीएनएस गाजी को समंदर के बीच में एक सीलबंद लिफाफा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें आदेश साफ साफ लिखे थे, मद्रास जाओ और आईएनएस विक्रांत को डुबो दो। लेकिन जैसे ही गाजी ने मद्रास की तरफ रुख किया, भारतीय नौसेना के प्लान का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट हो गया। विशाखापट्टनम में जो भारी भरकम राशन का ऑर्डर दिया गया था, वो खबर घूम फिरकर पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, गाजी को फौरन एक नया कोडेड मैसेज भेजा गया। नया ऑर्डर, अपना रास्ता बदलो, विशाखापट्टनम पहुंचो, कैरियर बंदरगाह में है। और इस तरह जो शिकारी था वो खुद शिकार बनकर जाल की तरफ बढ़ने लगा। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। विशाखापट्टनम की तरफ जाते हुए गाजी ने रेडियो साइलेंस शुरू कर दिया। मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन बंद। वो समंदर में कहीं गायब हो गया। सोचिए, इंडियन नेवी के लिए ये कितने तनाव वाले पल होंगे। दुश्मन कहाँ है, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर,
वो आखिरी सबसे रहस्यमयी और नाटकीय पल जो विशाखापत्तनम के तट के पास घट रहे थे। ये मिशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह के शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। मतलब वो और उनकी टीम एक ऐसे मिशन पर थे जहां से जिंदा लौटने की उम्मीद न के बराबर थी। तो 3 दिसंबर की आधी रात आईएनएस राजपूत वापस अपने पोर्ट की तरफ लौट रहा था कि अचानक उसके सोनार पर पानी के नीचे एक अजीब सी हलचल डिटेक्ट हुई। अब जंग का माहौल था, कोई चांस नहीं लिया जा सकता था। कैप्टन सिंह ने एक पल भी नहीं गंवाया और फौरन 2 डेप्थ चार्ज दागने का ऑर्डर दे दिया। पानी के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद एकदम सन्नाटा। अगली सुबह जब वहां के मछुआरे समंदर में गए तो उन्हें कुछ लाइफ जैकेट्स तैरती हुई मिली, और जब उन्होंने उन जैकेट्स को देखा तो सारा राज खुल गया। उन पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो। ये पीएनएस घाजी का ही पुराना नाम था जब वो अमेरिका की नेवी में हुआ करती थी। जब गोताखोरों को मलबे की जांच के लिए नीचे भेजा गया तो सबूत और भी पुख्ता हो गए। उन्हें एक नेविगेशन लॉगबुक मिली, एक घड़ी मिली जो ठीक रात के 12:15 पर रुकी हुई थी, यानी ठीक उसी वक्त जब डेप्थ चार्ज से हमला हुआ था। और जांच से ये भी साफ हुआ कि राजपूत के हमले ने गाजी के अंदर रखे खुद के टॉर्पीडो में ही धमाका कर दिया, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गई। गाजी के डूबते ही इंडियन नेवी के सर से सबसे बड़ा खतरा टल गया। अब आईएनएस विक्रांत आज़ाद था। उसने आगे बढ़कर पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी समुद्री नाकेबंदी की कि पाकिस्तानी सेना तक समंदर के रास्ते कोई भी मदद पहुंचना नामुमकिन हो गया। और इस नाकेबंदी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ऐतिहासिक था। 93,000, जी हाँ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। तो सोचिए, जो कहानी एक पनडुब्बी के शिकार से शुरू हुई थी, वो उस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एक नौसैनिक जीत ने न सिर्फ युद्ध का नतीजा तय किया, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश के जन्म का रास्ता भी खोल दिया। लेकिन ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या गाजी का डूबना इंडियन नेवी के एक परफेक्ट प्लान का नतीजा था, या फिर यह सिर्फ एक किस्मत का खेल था, एक लकी एक्सीडेंट? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। एक जबरदस्त रणनीति जिसे किस्मत का भी पूरा साथ मिला।